सर क्या मैनर है उसको? यस, आइए। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। थैंक यू सर। आप सतीश हैं? यस सर। सतीश हिंदी में कंफर्टेबल हैं? यस सर। और हिंदी ही आपने चुना है माध्यम के तौर पर? यस सर। तो सतीश, आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि हम तमाम कोविड सुरक्षाओं का पालन कर रहे हैं और इसी वजह से आपके और हमारे बीच में पर्याप्त दूरी रखी गई आपको सुरक्षित महसूस कराने के लिए। हम भी सुरक्षित रहेंगे और हम लोग जिस समय बातचीत नहीं कर रहे हैं उस समय हम लोग मास्क पहन रहे हैं। यही आप पर भी लागू होता है कि यदि आप मास्क में ही कंफर्टेबल हैं, सहज महसूस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि चूंकि पर्याप्त दूरी है और आप सुरक्षित हैं तो आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। आप कंफर्टेबल हैं, बस ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपको खुद तो किसी किस्म के लक्षण नहीं है। नो सर। नहीं है तो चलिए फिर बातचीत शुरू करते हैं। सतीश, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें। सर मेरा नाम सतीश कुमार गुप्ता है। सर मैं बिहार के जमुई ज़िले से आता हूँ सर। पर मेरी जो शिक्षा है, चाहे वो स्कूली हो चाहे ग्रेजुएशन हो, वो सर छत्तीसगढ़ में हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? सर क्योंकि हमारे पिताजी वहीं रहते हैं। वो वहाँ क्यों रहते हैं? सर क्योंकि वहाँ मतलब काम वगैरह वहीं करते हैं। अच्छा, वो किसी सरकारी नौकरी में? नो सर, नो सर, मतलब मार्बल मिस्त्री हैं वो। अच्छा, तो उन्होंने माइग्रेट कर लिया है। यस सर। तो आप एक प्रवासी जो कारीगर हैं उनके परिवार से आते हैं। यस सर। और फिलहाल आपने आपकी शिक्षा दीक्षा की क्या स्थिति है? क्या किया आपने? सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। आपने सिविल इंजीनियरिंग की है? यस सर। कब खत्म किया था आपने? 2016 में। तब से आप क्या कर रहे हैं? सर तब से मैं तैयारी भी कर रहा था और कुछ समय पहले सर मैं अपने पिताजी के साथ, अपने नाना जी के साथ, मतलब उनका काम भी वही है, सिविल से जुड़ा हुआ है, तो उनमें सहयोग भी करता था। फिर जब मेरा एग्ज़ाम वगैरह मतलब जैसे निकल रहा था तो फिर मैं तैयारी ही करने लगा। मतलब इफेक्टिवली आप बेरोजगार हैं? यस सर। ऐसा क्यों है? आपने एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग किया है और उसके बावजूद आपको नौकरी नहीं मिली। आपने कोशिश नहीं की या नौकरी मिली नहीं? सर मैंने कोशिश ही नहीं की उस फील्ड को सर छोड़ के वापस से सिविल सर्विस की तैयारी करने। वापस क्यों? आप तो पहले यहाँ कभी थे नहीं, तो वापस तो नहीं कहा जाएगा। आपने उस फील्ड को केवल छोड़ दिया। यस सर। यस। क्यों छोड़ दिया? सर मैं ऐसा लग रहा था कि सर मैं सिविल इंजीनियरिंग के अलावा मतलब उसको छोड़ करके मतलब इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, सिविल सर्विस में। ऐसा मानने की, ऐसे आकलन की क्या वजह थी? सर मतलब अपने अंदर जो चीज़ें मुझे देखा। मैं वही जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से आपके व्यक्तित्व में गलत हैं, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सिविल सर्विसेज के हिसाब से आप में ठीक है? सर जब सिविल सर्विस मतलब सिविल इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो उसके पीछे सर एक मतलब दोस्त वगैरह कर रहे थे, तो एक वो देखा देखी हुआ, और उसके साथ परिवार का भले बैकग्राउंड था, उसके लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया। इंजीनियरिंग लेना तो दोस्तों के मतलब कि हाँ दोस्त लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं भी चला गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि मैं सर वहाँ अच्छा नहीं कर रहा था, मतलब अच्छे वहाँ भी मैं कर रहा था। फिर लगता था कि नहीं, इसके लिए शायद मैं नहीं बना हूँ। और आपको लगता है कि आप इसी वजह से आपने सिविल इंजीनियरिंग का विषय भी नहीं रखा, आपने अपने विषय को भी बदल डाला? सर मैं उसमें कोशिश कर रहा था, मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कि हाँ मैं सिविल इंजीनियरिंग रखूं, पर मैं नहीं रख पा रहा था उसको। चलिए ठीक है, दोनों पेपर से सिविल इंजीनियरिंग के 4 टॉपिक बताइए जो पाठ्यक्रम में है। सिविल इंजीनियरिंग का जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसके 4 टॉपिक दोनों पेपर्स के बताइए। सर एक जियोटेक इंजीनियरिंग था। कौन से पेपर में? सर पेपर 1 में उसमें था। पेपर 1 में जियोटेक है, कंफर्म बताइएगा। यस सर। और बताइए सर बाकी का मैं नहीं बता सकता, बस मैं टॉपिक बता सकता हूँ सर। आपने पाठ्यक्रम तक ठीक से नहीं देखा। इतिहास आपने पढ़ा है? इतिहास आपने पढ़ा है? यस सर। बताइए, इतिहास दार्शनिकों के नाम बताइए। भारत से कौन कौन से महत्वपूर्ण? सर विपिन चंद्रा है। इतिहासकारों के नहीं, इतिहास दार्शनिकों के, जिन्होंने इतिहास चिंतन किया, हिस्टोरियोग्राफी। इतिहास दर्शन समझते हैं ना, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन की प्रक्रिया, उस पर जिन लोगों ने काम किया। जेम्स प्रिंसेस थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को बताया कि हाँ ये इसमें थे, उनकी खोज की। आर्कियोलॉजिस्ट थे वो। यस। मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, इतिहास दार्शनिक। सॉरी सर। जैसे कलिंगवुड थे। जी। EH कार का नाम सुना होगा आपने। सॉरी सर। चलिए छोड़िए, आसान सा सवाल बताइए, इतिहास क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम अतीत का जो अध्ययन करते हैं उसको हम इतिहास बोलते हैं। ओके। और अगर हम इतिहास की दृष्टियों की बात करें तो मुझे बताइए कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन की जो दृष्टि है, यस सर,
वो एग्जैक्टली क्या है? सर, मार्क्सवादी विचारधारा मतलब श्रमिक और मजदूर संघ जो होते थे उनका आगे बढ़ाते थे। वो वर्ग संघर्ष पर बल देते थे, न कि वर्ग समन्वय पर, कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से हम क्रांति लाएंगे, समाजवादी क्रांति लाएंगे, साम्यवादी सरकार स्थापित करेंगे। आप मार्क्सवाद बता रहे हैं क्या? आप मार्क्सवादी इतिहास लेखन नहीं बता रहे हैं? चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। सतीश जी, आपने इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है। यस सर। अपने इतिहास की समझ और अध्ययन के हवाले से मुझे बताइए कि किन 3 चीज़ों को कहा जा सकता है कि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए ब्लंडर्स थे, 3 ब्लंडर्स ऑफ महात्मा गांधी। सर, महात्मा गांधी जी के आने से पहले आप पिन पॉइंटेड बताइए, 1, 2, 3। जो क्रांति का नेतृत्व जो किया जा रहा था, वो गांधी जी के द्वारा जो विचारधारा थी उनकी, वो यूनिक थी, उस समय सबसे अलग थी। मैं ब्लंडर्स की बात गलतियों की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है आपने इतिहास पढ़ा है, यस सर, तो गहन चिंतन किया होगा, केवल सब्जेक्ट के रूप में नहीं, है ना, समझ के रूप में भी। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये 3 चीज़ें महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी? पहला सर, खिलाफत आंदोलन में खिलाफत आंदोलन में जो गांधी जी ने मतलब उनका समर्थन कर दिया नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। हाँ, और दूसरा? एक सर, जो दलित वर्ग थे उनको मंदिरों में जो प्रवेश जो करा रहे थे सर, उससे सर काफ़ी लोग नाराज थे। वो नहीं करवाना चाहिए, वो नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तीसरा सर, अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? सर, बौद्ध धर्म से संबंधित है महापरिनिर्वाण। ठीक है, यस सर। आगे बताइए, किस लिए कहा जाता है? बौद्ध धर्म में किसी के मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण? ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उनसे संबंधित है। महापरिनिर्वाण में ज्ञान की प्राप्ति होती है? सॉरी सर, निर्वाण में होती है वो। निर्वाण में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महापरिनिर्वाण में? चलिए छोड़िए, आप मुझे बताइए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है, पढ़ा होगा आपने। यस सर। एक असमानता बताइए दोनों में, एक ही मैं पूछ रहा हूँ। सर, एक पुनर्जन्म को मानते हैं, एक पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा कोई इकोनॉमिक विषयों पे आपसे बात कर लेते हैं। इथानॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में सुना होगा आपने। इथेनॉल, यस सर। हाँ, क्या होता है इथानॉल, क्या होता है? सर, जैसे जैव ईंधन को प्रयोग करना है हमें, तो जो हम नॉर्मल अभी पेट्रोल वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें इथेनॉल कितना प्रतिशत अभी हम मिलाते हैं इथानॉल उसमें? अभी सर लगभग 10% के आसपास। 10% का तो टारगेट है गुप्ता जी, अभी कितना मिलाते हैं? सर 6%, 5% के आसपास शायद। आप गेस कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि किस तरह की चुनौतियां हैं? क्या हम जो टारगेट इथानॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं कि हम 10% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे 2030 तक, उससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं? कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कुछ चैलेंजेस हैं? सर हैं, चैलेंजेस तो हैं सर। अच्छा, चलिए, आपको फिर पता नहीं है। चलिए, मुझे एक प्रश्न और बता दीजिए कि जीडीपी के बारे में सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर है? एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। हाँ, ठीक है सर। जब जीडीपी एक फिक्स्ड ईयर पे निकालते हैं तो एक वो जीडीपी होती है, और सर एक मार्केट वैल्यू पे एक होती है जी, मार्केट प्राइस पे, कि जो करंट में क्या प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे, और एक आधार को फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ, इस ईयर के तुलना में अभी क्या जीडीपी चल रही है। अच्छा, ठीक है, जो दोनों जीडीपी आपने बताया उसमें कहीं इन्फ्लेशन का कोई रोल होता है? इन्फ्लेशन कोई आइटम के रूप में है, कहीं उसको एडजस्ट किया जाता है? जीडीपी के गणना में तो सर इन्फ्लेशन का कोई मुझे याद नहीं है। कोई रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा बताइए, अभी जीडीपी का कितना प्रतिशत इन्फ्लेशन हमारा होता है? कितना टारगेट है इन्फ्लेशन का? ये तो पता नहीं। कोई बात नहीं सर। सतीश जी। यस सर। सतीश जी, मुझे ये बताएं कि कोविड-19 के दरमियान आपने देखा कि बहुत से लेबरर्स हिंदुस्तान के कई सारे हिस्सों से बिहार और उत्तर प्रदेश में उन्होंने माइग्रेट किया अपने नेटिव प्लेसेस पे। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, संसद में उसने इस बात को स्वीकार किया। जब सरकार के पास कोई डेटा नहीं है तो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए किस तरीके से नीति निर्माण होगा? यस सर। कैसे उनके वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसीज बनेगी जब डेटा नहीं है आपके पास? सर, सरकार ने जब स्वीकार किया है कि हाँ उनके पास डाटा नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही सर, हमें डाटा तो लाना ही पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। यस सर, बनाना ही पड़ेगा। ओके। यस सर। और सर उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस एक ये भी था कि हमें राज्यों से बाहर का
तो है, मतलब कुछ आइडिया लगता है कि हाँ इतने जा रहे हैं या अनुमानतः सर, पर राज्यों के भीतर जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में जानकारी और नहीं है हमारे पास। अच्छा, इंट्रास्टेट माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। राज्यों के भीतर जो क्या फ़र्क है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट माइग्रेशन में? सर, एक में सर तो मतलब आदमी जो प्रवासी होते हैं वो राज्य ही बदल देते हैं। अच्छा, उससे क्या कहते हैं? ठीक है, अंतर्राज्यिक। अच्छा, अंतर्राज्यीय, ठीक है। ठीक है। और एक में सर राज्य के भीतर ही। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। अभी आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, मुझे बताएं कि एक चित्रित गुफा मिली है, कहाँ, किस मुल्क में मिली है? दुनिया की लगभग सबसे पुरानी चित्रित गुफा, ओल्डेस्ट पेंटेड केव। तो इस मैटर पे नहीं जानते। इस मैटर पे आप नहीं जानते हैं, ठीक है। बिहार से ताल्लुक़ है आपका। मुझे बताएं कि सूफ़ी सर्किट, आपके कोई मित्र आपको विज़िट करते हैं, आपसे ये आग्रह करते हैं कि मुझे सूफ़ी सर्किट के कुछ स्थानों के दर्शन करा दीजिए, किन किन स्थानों पर लेकर जाएंगे? सर मैं बिहार सर बहुत कम रहा हूँ, तो उसके बारे में मुझे बिहार जानकारी कम नहीं। रहे हैं, जानकारी नहीं नॉर्मली है। मैं सर, मेरा सारा जीवन छत्तीसगढ़ में बीता है, बस हम लोग छुट्टियाँ मनाने और दादा दादी के पास इसलिए जाया करते हैं। तो ये क्या मैं मान के चलूँ अभी भी आप एग्ज़ाम लिख के वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाएंगे? नो सर, नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि बिहार में सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट खोला गया है रक्सौल में। रक्सौल में। यस सर। कोई खास जगह है वहाँ पे रक्सौल? क्या नाम है उसका इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट का? पहला कहाँ पे? सर एक रक्सौल मतलब यूज़ किया जाता पहला है। है, दूसरा कहाँ पे? मैं दूसरी की जानकारी में जानना चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बताएं इतिहास निर्माण में किसान आंदोलन की क्या भूमिका रही है आज़ादी से पहले? सर आज़ादी से पहले में भी सर 20वीं शताब्दी से पहले और 20वीं शताब्दी के बाद के जो किसान आंदोलन थे, उन दोनों में अंतर था। ठीक है, वो एक वास्तविक जो औपनिवेशिक शासक जो थे उनके चरित्र को नहीं पहचान पा रहे थे कि हाँ उनका वास्तविक शोषणकर्ता कौन है। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि लैंड सेटलमेंट जो 3 तरीके के औपनिवेशिक शासनकाल में डिवाइस किए गए थे, उनमें क्या अंतर था? सर रैयत एक था स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी। सर जो स्थायी बंदोबस्त के तहत जो जमींदार वर्ग हुआ करते थे उनको भूमि का स्वामी मान लिया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी में सर किसानों के साथ सरकार ने डायरेक्ट रूप से संबंध स्थापित किया। और महालवाड़ी में जो सर गांव के मुखिया होते हैं, जिनको मतलब कहा जाता है कि गांव क्षेत्रों का आवंटन कैसे हुआ था? किन किन क्षेत्रों में ये प्रचलित थी ये रिफॉर्म्स? सर स्थायी बंदोबस्त जो थे बंगाल और बिहार, इस तरफ उड़ीसा के कुछ एरिया में थे। महालवाड़ी जो थे वो सर दक्कन जैसे बम्बे क्षेत्र, मद्रास क्षेत्र, ये सब में थे। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो पंजाब, हरियाणा, सिंध, इस एरिया में हुआ करते थे। ठीक है। सन्यासी विद्रोह क्या था? सन्यासी विद्रोह नहीं जानकारी। अंतिम प्रश्न सर आपके। सन्यासी विद्रोह का वर्णन पता है आनंद मठ में किया गया था, मैं उसको रिकॉल कर सो वन लाइनर आंसर रिकॉल कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के विरुद्ध कुछ खास डिसीजंस लिए हैं जिससे चाइना को नुकसान होने की संभावना है। वो क्या डिसीजंस लिए हैं? ट्रेड वॉर तो उनके बीच पहले से ही चला आ रहा है। अभी 1-2 दिन में सर 1-2 जानकारी नहीं है। ठीक है सर। सतीश, यमन में क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है? यमन में सर उनका जो सिविल वॉर बोला जा सकता है, वहाँ जो हैती समुदाय, शायद जो रिकॉल कर पा रहा हूँ, उनसे रिलेटेड है। क्योंकि यमन क्या हुआ है पिछले 2-4 दिन में, उसके बारे में? 2-3 दिन पहले का सर मेरे को नहीं पता है। हाल में क्यों समाचारों में है ये मानवीय क्योंकि सऊदी अरेबिया के द्वारा वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब बम ब्लास्टिंग वगैरह की जाती है। उनका ये मानना है कि यमन के द्वारा ही वहाँ आतंक फैलाया जा रहा है, आतंकी घटनाओं का आयोजित किया जा रहा है। चलिए, क्रिकेट आपकी रुचि रही है? यस सर। हाल में एक विचित्र टेस्ट मैच हुआ जिसमें भारत की पूरी पारी जो है बहुत सस्ते में निपट गई। यस सर। इतिहास के हिसाब से बताइए, भारत के कौन से 3 सबसे कम स्कोरिंग इनिंग्स रही हैं? सर ये तो मुझे रिकॉल नहीं है सर। क्यों ये ऐसा ताश के पत्तों महल की तरह क्यों गिरे ये? उस इनिंग में क्या खास बात थी? जस्ट अ बैड डे या कुछ लंबी बात है इसके पीछे? सर इसके पीछे जो क्रिकेट एक्सपर्ट वगैरह जो इंटरव्यू वगैरह में देखा, उन्होंने ये बताया कि काफ़ी समय से कोरोना पीरियड के दौरान काफ़ी समय से क्रिकेट नहीं खेले हैं। खेले भी हैं तो सिर्फ IPL खेले थे।
ठीक है, तो जो टेस्ट मैच है उसके लिए सर बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो जो उनके प्रॉपर मिला नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी गए तो काफ़ी दिनों से उनको प्रैक्टिस मैच ज़्यादा खेलने को नहीं मिला, ये एक रीज़न था सर। तो ये स्थिति तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ भी रही होगी। नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी सर, ऑस्ट्रेलिया अपनी होम ग्राउंड पे खेल रही है, तो उनके साथ तो सर वो फेवर हमेशा रहेगा। इसीलिए सर अभी देखिए काफ़ी प्लेयर हमारे इंजर्ड भी इसी लेवल लिए हुए हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है सतीश, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। टेक योर सीट सतीश। आपका इंटरव्यू कितनी तारीख को है? 28 को। 28 जनवरी को। यस सर। ओके, बताइए आपके हिसाब से इंटरव्यू कैसा गया? किन एरियाज में आपने ठीक किया है? कहाँ आप इससे बेहतर कर सकते हैं? सर मुझे लग रहा है कि मतलब अच्छा नहीं किया है मैंने। अभी अच्छा नहीं Yes, किया है। ये कम्युनिकेशन के लेवल पे लग रहा है या कंटेंट के लेवल पे लग रहा है या दोनों पे लग रहा है? सर कंटेंट के लेवल पे है, मुझे अभी और काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर मेंस था तो ठीक है, मतलब कोई सडन पूछ रहा है तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद तुरंत रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए सतीश, आप ठीक कैंडिडेट हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने तैयारी की हुई है। ये अलग बात है कि आप उस तैयारी पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर रिलेटिवली कम रिलाई कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में, आपके इंटरव्यू और उसके बाद जो हम लोगों के बीच चर्चा हुई, उसके आधार पर जो मैं बता सकता हूँ वो ये कि पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, एंट्री यूँ अच्छी है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपको बोर्ड को ग्रीट करना है, जो आप नहीं करते हैं, ना आते हुए करते हैं ना जाते हुए करते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है, और जाने वाला इसलिए कि उसके एकदम बाद कम्युनिकेशन इवेल्यूशन होगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको अंक दिए जाएंगे। इसलिए जाते समय आपकी अटेंशन चाहिए और आते समय और जाते समय भी आपको बोर्ड की अटेंशन चाहिए। इसलिए नॉर्मली टेम्पलेट दिमाग में क्या रखना है? टेम्पलेट का मतलब होता है क्या एकदम ढर्रा क्या रखना है? दरवाज़ा खोलेंगे, वहाँ से लाउड आवाज़ में परमिशन लेंगे, उसके बाद यहाँ आकर साथ में खड़े हो जाएंगे और बोर्ड मेंबर्स को क्रम से ग्रीट करेंगे। क्रम का मतलब है अगर कोई फीमेल मेंबर है तो सबसे पहले उसे करेंगे, फिर चेयर को करेंगे, Yes, ठीक है, वरना सीधा चेयर को करेंगे और बाकी मेंबर्स को चाहे तो एक साथ कर देंगे, थैंक यू ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी या गुड मॉर्निंग ऑल, या फिर अलग अलग अगर है तो अलग अलग कर देंगे, डिपेंड करेगा कितना बड़ा बोर्ड है। जी सर। ठीक है ना। फिर इंतजार करेंगे कि आपको बैठने के लिए कहा जाए, नहीं कहा जाए तो परमिशन लेंगे और बैठेंगे। सर मैं सिट डाउन, जी जी यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको टेम्पलेट को दोहरा लीजिए दिमाग में बहुत बार, जी ठीक है, ताकि हर बार आपको ऐसा ही करना है। जी ठीक है, बैठते समय अगर आप कोट के बटन खोलेंगे तो अच्छा लगेगा, उससे आप एक्टिव दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो सिटिंग पोस्चर में ये थोड़ी सी चीज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका हैंड मूवमेंट और हैंड क्लैस्पिंग का इशू है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस बात को अहम माना जाता है कि आपके हाथों का मूवमेंट आपके शरीर की चुगली, आपके मन की चुगली करता है, ठीक है ना। इस बार क्या हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर भी, तो आपकी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है, जी ठीक है ना। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, नॉर्मली हाथों को ऐसे रखिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, मूवमेंट भी मत कीजिए। तो हैंड क्लैस्पिंग भी नहीं और हैंड मूवमेंट भी नहीं, इन दोनों को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस पर थोड़ा सा आप काम कर लीजिए। आई कॉन्टैक्ट आपका ठीक है, फ्लो आपका अच्छा है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन वाली स्थिति है। कंटेंट की बात, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं, कुछ एरियाज हैं जिनको ब्रश अप करने की जरूरत है। यस सर। आपको बिहार के प्रति, जैसा मतलब हमारे डिस्कशन में बात हुई, सर ने स्पेशली कहा कि आपको बिहार के प्रति मोह भी दिखाना है और माया भी दिखानी है। यस सर। फिलहाल क्या रख रहा है, आप अलगाव दिखा रहे हैं। इनफैक्ट एक मेंबर से तो आपने कह दिया कि मतलब जो बिहार से मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं। दैट वाज द सेंस, मतलब वो चला गया, मतलब सेंस वो चला गया, मेरा सेंस चला गया। तो आपको क्या करना है, आपको इनफैक्ट लगाव दिखाना है। सर बिहार मेरी पैतृक, आप समझ पा रहे हैं, और उसके हिसाब से यह हमारी नेटिव जगह है, और उस लगाव को दिखाइए लगातार। यस सर। जैसे कि आप, सर मुझे बजाय ये व्याख्या देने की कि मुझे क्यों नहीं पता है, आपको क्या कहना चाहिए, सर मुझे पता होना चाहिए था। आप समझ पा रहे हैं। तो नॉर्मली इस एक्सक्यूज को मत लीजिए, क्योंकि वो तो पहले से आप पर ही आरोप लगा रहे हैं मन ही मन कि आप बाहरी लगती हैं, आप खुद ही कह दे रहे हैं मैं बाहरी हूँ, तो दिक्कत है ना। तो नॉर्मली अपना लगाव अपने नेटिव स्टेट को दिखाना है, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर। यस सर। ठीक है ना। तो इससे आपको आप उन पूर्वाग्रहों से लड़ पाएंगे जो आपको बाहर का मान रहे होंगे। बाकी चीज़ें जनरली ठीक हैं। थोड़ा सा एरिया अच्छे से इतिहास वाले हिस्से को खासतौर से कर लीजिए। बोर्ड मेंबर से ट्रैप वाले क्वेश्चन देते हैं। अगर मान लीजिए आपसे गांधी जी की आलोचना करने को कहा जा रहा है, तो मेक श्योर कि या तो आप आलोचना ना करें,
और अगर आलोचना करें तो वो एकेडमिक आलोचना दिखाई दे, ऐसा ना दिखाई दे कि आप उनकी पर्सनालिटी को लेकर परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। एकेडमिक आलोचना समझ में आ सकती है, आप कह सकते हैं सर कुछ राजनीतिक निर्णय हैं जिन निर्णयों के विषय में कहा जा सकता है कि संभवतः उन निर्णयों से कम लाभ हुआ, यद्यपि गांधी जी की मंशा को लेकर या उनके दर्शन को लेकर सवाल नहीं उठाए जा सकते। आप समझ पा रहे हैं? यस सर। तो आपने ये नहीं कहा कि एकेडमिक क्वेश्चन तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी कमियां ऐसे बताने लगेंगे तो दिक्कत हो, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जनरली अच्छी हैं, मुझे पसंद आया। मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर परेशानी आपके पूरे इंटरव्यू में अदरवाइज है। सिविल इंजीनियरिंग देख लीजिएगा, हम इस बार पूछ नहीं पाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।